हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। ये जो साइंस का सीरीज़ है, इसमें सबसे पहला चैप्टर जो है सेल है। इसमें से इससे प्रीवियस वाले यूनिट में कवर किया गया है सेल के रिगार्डिंग बेसिक इंट्रोडक्शन। सेल होता क्या है, सेल का रोल क्या है, और लिविंग ऑर्गेनिज्म नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में डिफरेंस जो है, इससे प्रीवियस वाले लेक्चर में कवर किया गया है। तो आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे सेल के जो अंदर में जो ऑर्गेनल्स होते हैं, ये जो सेल है, इसके अंदर जो भी ऑर्गेनल्स होते हैं, आज हम उसे कवर करेंगे। ये न्यूक्लियस हो गया, आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, ये वेसाइकल्स वगैरह हो गया। तो आज हम वेक्टूल्स हैं, इसी को आज हम कवर करेंगे। एज यू नो दैट सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर हो या मल्टीसेलुलर हो। और ये सेल जो होता है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी को स्ट्रक्चर बनाता है, और हर सेल का एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है, वो अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है। इसमें हम सबसे पहले सेल ऑर्गेनल्स में जो कवर करेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, न्यूक्लियस एंड प्लास्टिड्स। सबसे पहले देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया होता क्या है, इसका रोल क्या है, और ये हर सेल में किस तरीके से अपने एक्टिविटी को परफॉर्म करता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड स्ट्रक्चर होता है। ये आउटर मेम्ब्रेन है और ये इनर मेम्ब्रेन है। ये आउटर मेम्ब्रेन जो होता है रेगुलर रहता है, और ये इनर मेम्ब्रेन जो है इरेगुलर रहता है। और ये मेम्ब्रेन जो होता है ये इरेगुलर फोल्ड्स बना रहा है, जिसे ही हम क्रिस्टी बोलते हैं। ये क्रिस्टी इरेगुलर फोल्ड्स बनाने का रीजन ये है, जो कि ये सरफेस एरिया को ये बढ़ा रहा है, जिससे ज्यादा से ज्यादा एटीपी प्रोड्यूस हो सके रिस्पिरेशन के टाइम में। और ये अंदर में ये जो होता है इसे हम मैट्रिक्स बोलते हैं। ये पहला हो गया आउटर मेम्ब्रेन, ये क्रिस्टी हो गया इरेगुलर फोल्ड्स जो बोले थे, और उसके बाद ये इनर मेम्ब्रेन है, और ये आपका इस दोनों के बीच के जो स्पेस ये होता है आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के, इसे हम इंटर मेम्ब्रेन स्पेस बोलते हैं। ये जो नंबर होता है माइटोकॉन्ड्रिया का सेल टू सेल वेरी करता है। ये सेल के फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी पे डिपेंड करता है, किस तरह की वो एक्टिविटी परफॉर्म करता है, उसके अकॉर्डिंग जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर वेरी करता है। जैसे आरबीसी में जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर बहुत कम होता है, और हमारे लीवर के सेल, मसल सेल में माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर बहुत ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि हम उससे ये मसल सेल को और लीवर सेल को ज़्यादा एक्टिविटी परफॉर्म करता है, इस वजह से उसमें उसका नंबर होना ज़्यादा जरूरी है। तो अब हम देखते हैं ये जो कि ये माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड स्ट्रक्चर है। मैंने बोला था इससे पहले जो कि तीन ऑर्गेनल्स होते हैं, न्यूक्लियस, प्लास्टिड्स, माइटोकॉन्ड्रिया, ये तीनों जो होते हैं डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड स्ट्रक्चर है। इसमें से अभी तो बताया था जो जो ये आउटर मेम्ब्रेन है ये रेगुलर होता है, और ये इनर मेम्ब्रेन जो है ये इरेगुलर फोल्ड्स बना के क्रिस्टी बनाता है। क्रिस्टी बनाने का रीजन बता दिया था, जो सरफेस एरिया जो है वो बढ़ाता है, और सरफेस एरिया बढ़ने से ज्यादा एटीपी प्रोड्यूस होगा। और रिस्पिरेशन दो तरह के होते हैं, एरोबिक रिस्पिरेशन, एक होता है एनारोबिक रिस्पिरेशन। एरोबिक रिस्पिरेशन जो होता है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है एरोबिक रिस्पिरेशन करता है सेल के अंदर में। जो ग्लूकोज जो होता है फोटोसिंथेसिस से जो ग्लूकोज जो बनते हैं, उसका ब्रेक डाउन यदि हम जो भी खाना खाते हैं, और वो जो ग्लूकोज के फॉर्म में जो स्टोर होता है ग्लाइकोजेन के फॉर्म में, तो ग्लूकोज ब्रेक डाउन होकर CO2 और H2O प्लस एनर्जी रिलीज होता है इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन। ये जो एनर्जी जो रिलीज होता है वो 36 ATP रिलीज होता है एरोबिक में, और 2 ATP जो होता है 2 ATP एनारोबिक में होता है।
इस वजह से इसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। 36 एटीपी जो रिलीज हो रहा है, और ये जो एनर्जी जो रिलीज होता है, इससे सेल जो अपना बेसिक एक्टिविटी परफॉर्म करता है, नॉर्मल रिस्पिरेशन हो, एक्सक्रीशन हो, डाइजेशन हो, इस तरह की एक्टिविटी परफॉर्म करता है। माइटोकॉन्ड्रिया का जो मैट्रिक्स जो होता है, ये मैट्रिक्स है माइटोकॉन्ड्रिया का। इसके अंदर राइबोसोम होता है, और वो होता है राइबोसोम 70S टाइप, और वो इसमें राइबोसोम के अंदर में डीएनए जो होता है सर्कुलर डीएनए होता है। इस वजह से माइटोकॉन्ड्रिया को डिवाइड होने के लिए न्यूक्लियस पे डिपेंड नहीं रहना पड़ता है। सो माइटोकॉन्ड्रिया इज ऑल्सो नोन एज सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल्स। माइटोकॉन्ड्रिया में जो डिवीजन जो होता है बाइनरी फिजन के थ्रू होता है। बाइनरी का मीनिंग होता है दो, और फिजन होता है डिवीजन। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये डिवाइड होके दो माइटोकॉन्ड्रिया बना है। नॉर्मली हम लोग सेल डिवीजन में पढ़ते हैं, एक माइटोसिस एक मियोसिस। ये हम आगे वाले चैप्टर में कवर करेंगे सेल डिवीजन में। हम आगे नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल्स लेते हैं, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखते हैं। इंडो का मीनिंग होता है इनसाइड, प्लाज्मिक का मीनिंग होता है साइटोप्लाज्म, एंड रेटिकुलम का मीनिंग होता है नेटवर्क। ये वन नेटवर्क इनसाइड द साइटोप्लाज्म। ये आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और ये आपका न्यूक्लियस हो गया, और ये आपका साइटोप्लाज्म हो गया। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपका न्यूक्लियस से लेके और प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन तक एक्सटेंड होता है, और इसी के बीच में जो है ये होता है नेटवर्क के फॉर्म में बना हुआ रहता है ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम साइटोप्लाज्म के अंदर में। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज एक्सटेंड फ्रॉम सेल मेम्ब्रेन टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टू सेल मेम्ब्रेन। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप के होते हैं, एक होता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा होता है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, इसका काम क्या है, राइबोसोम ये प्रोटीन सिंथेसिस करना। ये आपका रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर में जो राइबोसोम अटैच्ड होता है, इस वजह से ये दिखने में भी रफ जैसा लगता है, और इससे इसका राइबोसोम का जो काम जो रहता है प्रोटीन सिंथेसिस करता है रफ इंडोप्लाज्मिक। दूसरा होता है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसका काम है लिपिड सिंथेसिस करना और मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड्स। ये देख रहे हैं इसके ऊपर जो है राइबोसोम एब्सेंट है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या है, इसका रोल जो होता है, इसका रोल है सिंथेसिस, पैकेजिंग एंड सिक्रेशन ऑफ मटेरियल। ये सारे जो पैकेजिंग सिंथेसिस जो होता है, पैकेजिंग जो होता है, सिंथेसिस एंड ट्रांसपोर्ट जो ये सिक्रेशन जो होगा, ये वेसाइकल्स के फॉर्म में होगा। तो आगे जो सेल ऑर्गेनल्स पढ़ते हैं वो है गोल्गी एपैरेटस। गोल्गी एपैरेटस को गोल्गी कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, या गोल्गी बॉडी भी बोलते हैं। गोल्गी एपैरेटस और कॉम्प्लेक्स डिस्कवर्ड बाय कैमिलियो गोल्गी। अब गोल्गी कॉम्प्लेक्स का रोल क्या है, पैकेजिंग ऑफ मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स फ्रॉम इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो न्यूक्लियस होता है, ये आपका रहा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इसके थ्रू जो ट्रांसपोर्ट हुआ और वेसिकल्स के फॉर्म में जो निकला रिलीज होता है, और इसका काम है इसके थ्रू पैकेजिंग होके रिलीज करना। और गोल्गी apparatus हेल्प इन द
फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड। और ये जो न्यूक्लियस की साइड जो फेस जो फॉर्म होता है इसे सिस फेस बोलते हैं, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की साइड जो फेस होता है इसे ट्रांसफॉर्म फेस बोलते हैं। अब हम चौथा जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कवर करेंगे ये है न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस है क्या, न्यूक्लियस का रोल क्या है, ये देखते हैं अब आगे। न्यूक्लियस एक कंट्रोलर का, सेल का कंट्रोलर का काम करता है मेन सेल ऑर्गेनल से। इसको डिस्कवर किया गया था रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। और ये जो होता है मोस्ट इंपोर्टेंट एंड लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल न्यूक्लियस ही कहलाता है, और आरबीसी में ये एब्सेंट होता है। न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड सेल ऑर्गेनल से। सबसे पहले ये देखते हैं ये जो अभी बोला गया है न्यूक्लियस कंट्रोलर ऑफ द सेल है, इसका रीजन ये है कंट्रोलर बोलने का, जो कि ये न्यूक्लियस जो होता है कंट्रोल द सेलुलर मेटाबॉलिज्म। सेल के अंदर में जो सेलुलर मेटाबॉलिज्म होता है उसको कंट्रोल ये करता है न्यूक्लियस, और जेनेटिक इंफॉर्मेशन को इनक्लोज करता है। अब ये देखते हैं जेनेटिक इंफॉर्मेशन को किस तरीके से ये इनक्लोज करता है। ये न्यूक्लियस हो गया। आपको इसके अंदर में ये जो इरेगुलर फोल्ड से थ्रेड धागा जैसा जो है बहुत सारे, ये इसे हम क्रोमैटिन बोलते हैं। ये क्रोमैटिन ही कंडेंस्ड होकर क्रोमोसोम में बाद में बनता है, और ये क्रोमैटिन में जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। और ये जो न्यूक्लियस होता है ऑल्सो कंट्रोल द हेरिडिटी एंड ग्रोथ। हेरिडिटी इस तरीके से कंट्रोल करता है, जो पेरेंट सेल होता है, पेरेंट सेल डिवाइड होने के बाद दो डॉटर सेल में बन रहा है। ये डॉटर सेल में यहाँ ये जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है ये डॉटर सेल में भी कैरी होता है पेरेंट सेल से आने वाले न्यू जनरेशन में। ये काम है न्यूक्लियस का। अब हम ये देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर क्या है, उसके अंदर जो भी और भी डायग्राम है हम इसे आगे देखते हैं। सबसे पहला आता है आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर इन्वेलप। और ये डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड है। ये पहला मेम्ब्रेन और ये दूसरा मेम्ब्रेन है। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का रोल क्या है, इट सेपरेट द न्यूक्लियस फ्रॉम द साइटोप्लाज्म, एंड ये डबल मेम्ब्रेन होता है। इस तरीके से ये आपका न्यूक्लियस रहा और ये आपका सेल रहा। ये आपका साइटोप्लाज्म है। तो ये जो सॉरी ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म से सेपरेट कर रहा है। अब दूसरा सेल ऑर्गेनल है न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है, ये जो फ्लूइड इनसाइड द न्यूक्लियस जस्ट लाइक द साइटोप्लाज्म इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये जो फ्लूइड जो होता है उस तरीके से ही ये इसके अंदर में फ्लूइड जो होता है इसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं, और इसे साइटोप्लाज्म बोलते हैं। तीसरा है क्रोमैटिन। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, और क्रोमैटिन में जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। अभी बताया है ये बहुत सारे थ्रेड जैसा फॉर्म है क्रोमैटिन का, और ये जेनेटिक मटेरियल बनाता है इन द फॉर्म ऑफ डीएनए के फॉर्म में रहता है। चौथा है न्यूक्लियोलस, ऑल्सो कॉल्ड राइबोसोम फैक्ट्री। सो इसका रोल होता है प्रोटीन सिंथेसिस में न्यूक्लियोलस का।
हम न्यूक्लियस इसे बोलते हैं। ये आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया। ये क्रोमेटिन हो गया और इसे न्यूक्लियस बोलते हैं। ये विदाउट मेम्ब्रेन होता है। इसका काम है प्रोटीन सिंथेसिस में। राइबोसोम का ये फैक्ट्री कहलाता है। जब ये सेल जो डिवाइड होने लगता है उस टाइम में ये क्रोमेटिन जो है क्रोमोसोम में कंडेंस्ड होकर चेंज होता है। ये अर्ली स्टेज है। ये है बिफोर सेल डिवीजन। और ये क्रोमेटिन क्रोमोसोम में कंडेंस्ड होकर बना। और ये जो क्रोमोसोम है इसके ऊपर जो ये रेड कलर का है ये डीएनए, ये जीन है। इसमें डीएनए होता है जो कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करता है पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग आने वाले ऑफ स्प्रिंग जो होता है, जो ट्रेट्स जो होते हैं, कैरेक्टर जो होते हैं वो ट्रांसफर होते हैं पेरेंट्स से आने वाले ऑफ स्प्रिंग में। न्यूक्लियस जो है ये तो मेम्ब्रेनलेस है और राइबोसोम मैन्युफैक्चर करता है और उसके अंदर में जो होता है आरआरएनए का सिंथेसिस होता है। ये न्यूक्लियस है, ये आपका मेम्ब्रेनलेस होता है और राइबोसोम का मैन्युफैक्चर करता है। आरआरएनए होता है, आरएनए 3 टाइप का होता है। आरआरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए। इस तीनों को आगे देखेंगे बायोटेक में, नहीं तो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में। ये आरआरएनए का मीनिंग होता है राइबोसोमल आरएनए। इसका काम है प्रोटीन का सिंथेसिस करना। अब हम आगे देखते हैं प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स का रोल क्या है? सबसे पहले प्लास्टिड्स टर्म्स जो है अर्नस्ट हैगल ने दिया था और ये डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड स्ट्रक्चर है। ये याद रखना है, 3 जो ऑर्गेनल्स है सेल ऑर्गेनल्स, डबल मेम्ब्रेन होता है, प्लास्टिड्स, माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस। और प्लास्टिड्स का रोल क्या है? मैन्युफैक्चरिंग एंड स्टोरेज ऑफ फूड का बनाना और उसको स्टोर करना। ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ पिगमेंट, पिगमेंट के बेसिस पे, पिगमेंट के प्रेजेंट रहने या एब्सेंस रहने पे प्लास्टिड्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस प्लास्टिड्स होता है, उसमें कोई पिगमेंट नहीं होता है। इसका मेन रोल होता है स्टोरेज ऑफ द मटेरियल। दूसरा है क्रोमोप्लास्ट। ये कलर्ड प्लास्टिड्स होता है। ये इसका कलर जो वेरी करता है येलो टू रेडिश कलर। और इसके अंदर जो पिगमेंट है वो केराटिनाइड है। और इसका फंक्शन क्या है क्रोमोप्लास्ट का? कलर प्रोवाइड करना। फ्रूट में हो या फ्लावर, उसमें ये कलर प्रोवाइड करता है। ये फ्लावर जो है, फ्लावर का जो ये मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर है इसे बोलते हैं सेपल। ये आपका रहा पेटल। ये कलरफुल जो है, ये जो कलर जो रहता है ये क्रोमोप्लास्ट की वजह से ये कलर आता है। चाहे फ्रूट भी जो ले कोई भी, उसके अंदर जो कलर होता है ये क्रोमोप्लास्ट के ही प्रेजेंस की वजह से है। ऑन द बेसिस ऑफ स्टोरेज ल्यूकोप्लास्ट को 3 भाग में फिर से डिवाइड किया गया है, अमाइलोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट। अमाइलोप्लास्ट का काम क्या है? इट स्टोर द कार्बोहाइड्रेट इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। दूसरा है इलायोप्लास्ट, इट स्टोर द ऑयल एंड फैट्स। और एल्यूरोप्लास्ट जो होता है इट स्टोर द प्रोटीन को स्टोर करता है। तीसरा जो है क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड स्ट्रक्चर है। ये जो आपका स्ट्रक्चर है क्लोरोप्लास्ट का ये स्ट्रक्चर है।
ये आउटर मेम्ब्रेन हो गया आपका, ये इनर मेम्ब्रेन हो गया। ये डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड स्ट्रक्चर है। इसका मेन रोल क्या है? फोटोसिंथेसिस होता है। क्लोरोप्लास्ट का मेन रोल है फोटोसिंथेसिस करना। प्लांट में जो फोटोसिंथेसिस होता है इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के होने की वजह से ही वो फोटोसिंथेसिस करता है। और कलर ग्रीन जो होता है क्लोरोफिल की वजह से होता है। उसमें एक सेक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम थैलेकॉइड बोलते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है इसे थैलेकॉइड बोलते हैं, एक जो है। और यही जब पाइल्स के ये गुच्छे के फॉर्म में जो है, एक बंडल के फॉर्म में जो बनाया, इसे हम ग्रेनम बोलते हैं। और एक थैलेकॉइड और दूसरे थैलेकॉइड जो कनेक्टेड होता है, ये स्ट्रोमल लेमेली के थ्रू कनेक्टेड है। और क्लोरोफिल जो होता है ये थैलेकॉइड में ही प्रेजेंट होता है, जो फोटोसिंथेसिस करता है। हम ये जो देखते हैं क्लोरोफिल जो प्रेजेंट रहता है, ये कहाँ पे क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है? ये थैलेकॉइड में ही। ये आपका रहा क्लोरोप्लास्ट, इसमें ये स्ट्रक्चर जो है थैलेकॉइड है। और थैलेकॉइड में आपका क्लोरोफिल प्रेजेंस होता है। ये जो फोटोसिंथेसिस होता है, फोटोसिंथेसिस 6CO2 12H2O इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट ग्लूकोज बनता है। इसे ही फोटोसिंथेसिस का ये रोल है। स्ट्रोमल लेमेली तो बता दिया, जो एक थैलेकॉइड को दूसरे थैलेकॉइड से कनेक्ट करके रखता है। और इसमें भी जो है सर्कुलर डीएनए होता है और राइबोसोम 70S होता है, ये प्लास्टिड्स के मैट्रिक्स में। और एक बात और ध्यान रखना है, ये तीनों जो प्लास्टिड्स होते हैं, ये ट्रांसफॉर्म होते हैं वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। जैसे हम एक एग्जांपल से देख सकते हैं। टोमेटो का एग्जांपल ले रहे हैं। जब ये यंग ओवरी रहता है, ये कलरलेस होता है, जिसे ल्यूकोप्लास्ट बोलते हैं। देन ये यंग ओवरी कन्वर्ट होता है यंग फ्रूट में। ये ग्रीन कलर होता है, जो क्रोमोप्लास्ट की वजह से होता है। और ये यंग फ्रूट जो होता है, मैच्योर फ्रूट बनता है रेड कलर, बिकॉज ऑफ ये जो ग्रीन कलर है बिकॉज ऑफ क्लोरोप्लास्ट, और रेड कलर ड्यू टू क्रोमोप्लास्ट। तो आज के लेक्चर में जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स है सभी को कवर किया गया। अब आगे वाले लेक्चर में जो है, जो भी छूटा हुआ पॉइंट है उसको कवर करेंगे, और जो भी MCQs हो सकता है सारे MCQs उसमें कवर करेंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।